नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। जितनी तेजी से कोरोना पैर पसार रहा है, डॉक्टर्स पूरी कोशिशें कर रहे हैं मरीजों की जान बचाने की, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल लगातार कोरोना होता जा रहा है। ऑक्सीजन की कमी उतनी ही तेजी से देश में बढ़ती जा रही है। दिल्ली, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के सीएम प्रधानमंत्री को ऑक्सीजन के लिए चिट्ठी लिख चुके हैं, लेकिन तीनों मुख्यमंत्रियों ने मांग की है कि प्रदेशों को ऑक्सीजन चाहिए। वहीं अब पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश में कोविड-19 के हालातों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और इस बात पर जोर दिया है कि महामारी से मुकाबले के लिए टीकाकरण को बढ़ाना बेहद महत्वपूर्ण है। केवल कुल संख्या को नहीं देखना चाहिए, बल्कि कितने प्रतिशत आबादी को टीका लग चुका है इसको देखा जाना चाहिए। केंद्र सरकार को अगले 6 महीने के टीकों की खुराक के ऑर्डर और आपूर्ति के बारे में जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। सरकार को बताना चाहिए कि राज्यों को टीकों की आपूर्ति कैसे की जानी है। कोविड-19 के खिलाफ हमारी लड़ाई में टीकाकरण बढ़ाने के प्रयास अहम होने चाहिए। हमें ये देखने में दिलचस्पी नहीं रखनी चाहिए कि कितने लोगों को टीका लग चुका है, बल्कि आबादी के कितने प्रतिशत का टीकाकरण हो चुका है। यह महत्वपूर्ण बात है। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत में अभी केवल आबादी के छोटे से हिस्से का ही टीकाकरण हुआ है। उन्होंने विश्वास जताया है कि सही नीति के साथ हम इस दिशा में बेहतर तरीके से और बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं। हमें महामारी से लड़ने के लिए बहुत चीजें करनी होंगी, लेकिन इस प्रयास का बड़ा हिस्सा टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करना होगा। अब सवाल यह है, क्या सरकार पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की इस राय को मानेगी या फिर नहीं? Currently, India is passing through a very difficult time because of this COVID second wave, and country being very vast. It is like any of the continent. So peak will be differently in different states. Though Delhi is saying they have a fourth peak, Maharashtra had a second peak, and probably we are at the top of the peak, or within couple of days we will be attaining the peak in Maharashtra. अस्पतालों में बिस्तर नहीं है, आईसीयू में बेड्स और वेंटिलेटर नहीं है, दवाओं की शॉर्टेज है, यहां तक कि ऑक्सीजन भी अब ज्यादातर राज्यों में शॉर्टेज हो रही है। क्रिमेशन ग्राउंड्स में लंबी लंबी कतारें रखी हुई हैं। तो यानी कि बीमार होने पर इलाज के लिए अस्पताल में जगह नहीं है और मृत्यु होने पर शवदाह के लिए क्रिमेशन ग्राउंड्स में जगह नहीं है। इससे ज्यादा भयानक स्थिति और क्या हो सकती है, और ये नंबर्स अभी भी बढ़ रहे हैं। इस समय कई राज्यों में वीकेंड का कर्फ्यू लगा हुआ है, शायद वो कल से खुलेगा। मुझे नहीं पता राज्य सरकारें उसको एक्सटेंड करेंगी या नहीं करेंगी, लेकिन एक डॉक्टर के नाते मेरी सभी देशवासियों से अपील है कि कृपया अगले 5 से 7 दिन आप घर पर रहें, किसी भी कीमत पर घर से बाहर ना निकलें। ये नंबर्स बहुत भयानक हैं और हमें इस चेन ऑफ ट्रांसमिशन को हर हालत में यहीं रोकना है, और उसको रोकने का एकमात्र तरीका है कि लोग आपस में एक दूसरे से मिक्सअप ना हो, मिंगल ना हो। अगर लोगों का एक दूसरे से मिलना रुका तो ये संक्रमण का चेन वहीं के वहीं रुक जाएगा। ये सिचुएशन बड़ी भयंकर है जो इस टाइम है। सप्लाई एंड डिमांड की बात है। हमारे पास काफ़ी जितने बेड हैं दिल्ली गवर्नमेंट ने किए हैं, इधर से रिसीव कर रही हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, बेड्स बढ़ा रहे हैं। पर यदि इसी तरीके से बढ़ता गया, वो आज 24,000 केस हैं, आज 30,000 हो जाते हैं, तो एक हफ्ते के अंदर सारी बेड सिचुएशन जो है पूरी यूज हो जाएगी, यूटिलाइज हो जाएगी। सिचुएशन डिफिकल्ट है बिकॉज आफ्टर ऑल बेड चाहे होटल में लगाना चाहते, क्योंकि सरकार छुट्टी है या कहीं ओपन में बनाना चाहिए। मैन पावर कहाँ है, डॉक्टर्स कहाँ हैं? सप्लाई एंड डिमांड का, एक सप्लाई एंड डिमांड है ड्रग्स की, एक सप्लाई एंड डिमांड है ह्यूमन रिसोर्स की, दोनों की कमी बढ़ जानी है। So we are seeing a huge surge in the number of cases, and this has really gone up exponentially, causing a huge strain on the healthcare system. I think the cause for this is actually multifactorial, but I think the two main causes, that one is that in January and February, when the vaccine started being used and cases came down, a lot of people felt that COVID is over and felt that they did not need to have COVID appropriate behavior. People stopped wearing masks, people started having parties, and there was a lot of get-togethers and marriage functions because of the fact that all of them had been put on hold for a long time, for almost a year. Now the virus was still around, and therefore this gave an opportunity for the virus to spread itself rapidly. I also feel that at that point in time, unfortunately for us, the virus did mutate. A new strain was there in India,
which was more infectious. It was able to spread more rapidly among people than what it was doing 6-7 months ago. So therefore, this led to an environment which was very conducive for the virus to spread because there was no COVID appropriate behavior. The virus could spread rapidly in our community in special areas like we saw in Maharashtra and certain states to a large number of people because of crowding. And this led to a huge surge which happened in a very short span of time. The curve is very steep, suggesting that these two factors led to a huge increase in the number of cases in a very few days rather than weeks or months that we had seen last time. तो कोरोना के नए आंकड़े क्या हैं वो आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश में 27,357 नए कोरोना के केस, गुजरात में 9,551 कोरोना के केस सामने आए हैं। तो कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अलग अलग राज्यों से मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख रहे हैं प्रधानमंत्री को और ऑक्सीजन की मांग लगातार की जा रही है। हमारे साथ दो खास मेहमान इस समय चर्चा में शामिल होने के लिए जुड़ चुके हैं। खेमचंद शर्मा जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे। खेमचंद जी बहुत स्वागत है आपका। केवल ढींगरा जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। केवल ढींगरा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। खेमचंद जी पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कई राज्यों के मुख्यमंत्री, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, सीएम केजरीवाल हो या फिर ममता बनर्जी हो, केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख रही है, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रही है कि उनको ऑक्सीजन चाहिए, प्रदेश को ऑक्सीजन की जरूरत है। और अब पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी चिट्ठी लिख चुके हैं। पहले आपका रिएक्शन। केंद्र सरकार सभी मित्रों का आदर करती है और उनकी भावनाओं का सत्कार करती है। सीएम का अधिकार है कि वो पीएम को लेटर लिख सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री जी का भी अधिकार है और ड्यूटी भी है कि वो सीएम साहब को सजेशन दे सकते हैं। हम इस चीज को पॉजिटिवली लेते हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कुछ दिन पहले जब पीएम साहब एड्रेस कर रहे थे, सबको सजेशन दे रहे थे, कुछ मुख्यमंत्री विशेषकर दिल्ली के मुख्यमंत्री जो टीवी पे हंस रहे थे, टीवी पे ही सीरियस नहीं दिखाई दे रहे थे, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कुछ समय पहले तक की जो वैक्सीन है उसके बारे में अलग अलग बातें कर रहे थे, अफवाह फैला रहे थे और पीएम और केंद्र सरकार पे टिप्पणियां कर रहे थे। पीएम बिल्कुल योद्धा की तरह युद्ध स्तर पे काम कर रहे हैं। लगातार वो सिचुएशन का मुआयना कर रहे हैं, सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जो भी चीज चाहिए, जो भी यथासंभव मदद चाहिए वो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से उन्होंने ऑक्सीजन की सप्लाई निर्विरोध सप्लाई सभी स्टेट को मिल सके, हर जगह मिल सके, उसकी व्यवस्था की है। वैसे ही आपने देखा कि आज जो एडिशनल वेंटिलेटर है, लगभग महाराष्ट्र को 1100-2100 वेंटिलेटर देने का काम किया है, यूपी को 1700, झारखंड को 1500 वेंटिलेटर देने का काम किया है, एमपी में भी 152 और छत्तीसगढ़ में 230 नए वेंटिलेटर देने का काम किया है। तो वेंटिलेटर हो, ऑक्सीजन हो, वैक्सीनेशन की सप्लाई हो, चाहे फिर रेमडेसिविर के प्राइसेस को ड्रास्टिकली डाउन करना हो, आपने देखा किस तरीके से जो सबसे ज्यादा इस समय दवाई का उपयोग हो रहा है। जी ठीक है, एक काउंटर क्वेश्चन सुनिए। इतना कुछ आप बता रहे हैं कि ये कई राज्यों को दे चुके हैं, फिर भी क्यों राज्य सरकारों की तरफ से कहा जा रहा है कि उनको मदद नहीं मिल पा रही है? क्यों बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है राज्य सरकारों की तरफ से कि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है? वेंटिलेटर पूरी तरीके से दिल्ली में भी खत्म हो चुके हैं, ऑक्सीजन पश्चिम बंगाल को भी नहीं मिल पा रही है। क्यों फिर ऐसी बातें सामने आ रही है? और फिर इसमें राजनीति शुरू हो जाती है। केंद्र सरकार की तरफ से कहा यह जाता है कि हम तो दे रहे हैं, लेकिन राज्य सरकारें राजनीति कर रही हैं, उनका इस्तेमाल ठीक तरीके से नहीं कर पा रही है। इसमें दो कारण है। एक, राज्य सरकारों ने पिछले 1.5 साल में अपनी प्रिपरेशन नहीं की। आप दिल्ली की सरकार को देखेंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री टीवी रेडियो पे या अखबारों में हमेशा दिखते रहे, लेकिन उन्होंने एक भी नया अस्पताल नहीं बनवाया, उन्होंने बेडों की संख्या नहीं इंक्रीज करी, उन्होंने जो वेंटिलेटर उनको एक्वायर करने चाहिए थे वो नहीं किए, उन्होंने अपने ऑक्सीजन प्लांट स्थापित नहीं किए दिल्ली में ताकि जो दिल्ली की डिमांड है उसको पूरा किया जा सके। दिल्ली स्पान छोटा है, लेकिन दिल्ली में 2 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं और छोटी सी जगह में 2 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, तो यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा थी। और दुर्भाग्य से 25 से 30% जो उसका फंड है वो भी लैप्स हो गया, उसका भी उपयोग नहीं कर पाए। ये दिखाता है कि जो दिल्ली की सरकार है पूरी तरीके से फेल्यूर है, पूरी तरीके से बेकार है, पूरी तरीके से वो इनएफेक्टिव है। जब वो इनएफेक्टिव है, जब वो फेल हो गए, पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए, तब वो माननीय पीएम साहब को लेटर लिखते हैं और कहते हैं कि हमें बचा लो, दिल्ली को बचा लो। ठीक है, कौन फेल हुआ है, कौन पास हुआ है, इस सवाल को लेकर ठीक है, यही सवाल आपसे बाद में पूछूंगी। ये सवाल आपसे पूछूंगी मैं कि कौन फेल हो रहा है, कौन पास हुआ है। केवल ढींगरा जी आपसे मेरा सवाल होगा, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को और उसमें
एक तरीके से कहा जाए तो नुस्खे बताए हैं किस तरीके से देश में वैक्सीनेशन करना चाहिए, किस तरीके से कोरोना को कंट्रोल करना चाहिए। इसके पीछे का मकसद क्या है? क्योंकि उसमें मनमोहन सिंह ने कहा यह है कि आप इसमें दिलचस्पी मत दिखाओ कि कितने लोगों को टीका लग चुका है, आप इसमें दिलचस्पी दिखाओ कि कितनी फीसदी आबादी को देश में टीका लग चुका है। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पे प्रॉब्लम दूसरी है। ये जो कहानी सुनाई इन्होंने कि स्टेट ये काम कर रही है, स्टेट वो काम कर रही है, तो मामला ये है ही नहीं। मामला तो दूसरा है। मामला ये है कि स्टेट का मकसद नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो क्या काम कर रही है, उसको अपने काम से पल्ला झाड़ के भागने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कितने हॉस्पिटल पूरे देश के अंदर 1 साल के अंदर बनवाए, कितने आईसीयू हॉस्पिटल बनवाए, कितनी उन्होंने आज तक जो ऑक्सीजन का प्रबंध किया। मेरे जो सीधे आंकड़े और सीधी बात जो है वो ये क्लैरिफाई करती है कि इन लोगों ने जो ऑक्सीजन मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई पूरे ढंग से। जहां तक मेडिसिन की बात है, रेमडेसिविर जो मेडिसिन है वो दूसरे कंट्रियों में एक्सपोर्ट कर दी, और जहां तक जो डोज भी लगनी थी उसको डोज को कई फेजेस में बांट दिया। जिस तरह से मिलिट्री में बांट दिया पहले, फिर उसके बाद डॉक्टर्स को लगेगी, फिर उसके बाद डॉक्टर्स के बाद जो कर्मचारियों को लगेगी, फिर 60 साल के आदमियों को लगेगी, उसके बाद फिर 60 के बाद 45 साल के आदमियों को लगेगी, और जो असल में जो डोज थी वो सारी बाहर जो है उसको दूसरी कंट्रियों में भेज दिया। बिल्कुल। अब ये जब बेचने का काम डोज का कर रहे हैं, आज जो स्ट्रेन है वो डबल हो गया, डबल से भी 4 गुना ज्यादा जो उसका जो प्रभाव है वो बढ़ गया, और जो मेडिसिन है वो इनके पास है नहीं। तो इन्होंने ऐसा काम क्यों किया? ये धोखा क्यों दिया देश को? खेमचंद जी दूसरे ठीक है कि इस देश को धोखा क्यों दिया गया? खेमचंद जी, आप दूसरे देश को संभालने जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अपने देश में हालात बुरे हो चुके हैं, आप दूसरों को ठीक कर रहे हैं, लेकिन अपने देश के जो लोग हैं वो लगातार मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, और कुछ नहीं कहा जा सकता यहाँ पर, और कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आप दूसरे देशों की मदद करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अपने देश नहीं संभल पा रहा है देश की सरकार से, यही कहा जाएगा, क्योंकि विपक्ष का यही कहना है, पहले अपना देश संभालिए, बाद में बाहर जाइए। देखिए, मोदी जी के लिए देश सर्वोपरि है, और ये उनके एक्शन में दिखता है, ये उनके बयानों में नहीं, ये उनके एक्शन में दिखता है। चाहे वो सीएम थे, चाहे वो अभी पीएम है 6 साल से, लगातार देश को आगे बढ़ के उन्होंने सेवा की है, और देश को आगे रख के उन्होंने हर काम किया है। उसी का परिणाम है कि हमारे पास 2 स्वदेशी वैक्सीन थी। ये अनर्गल बातें करते हैं कि 130 करोड़ लोगों को क्या एक फेज में वैक्सीन लगाई जा सकती है? विश्व में कोई भी काम जो इफेक्टिव तरीके से होता है, बड़ा काम होता है, उसको फेज में किया जाता है। लेकिन ये लोग तो समझ नहीं सकते, क्योंकि इनको तो मिसइन्फॉर्मेशन फैलाने का काम है। पूर्व प्रधानमंत्री ने एक नुस्खा बताया। खेमचंद शर्मा जी, हाँ ठीक है, कहिए, बोलिए। पूरी बात बताता हूँ आपको। ये लोग तो सिर्फ गलत चीजें फैलाने में लगे हुए हैं। जब वैक्सीन शुरू हुई तो इन लोगों ने क्या फैलाया, ये तो मोदी वैक्सीन है, इसको तो लगवाने की जरूरत नहीं है, तो बीजेपी की वैक्सीन है, इसका तो कोई फायदा नहीं है, तो अनर्गल है, ये तो विदेश की वैक्सीन को लाना चाहिए था, इसका तो पूरा टेस्ट नहीं हुआ। इसीलिए शुरू में इन्होंने हल्ला मचा के और इनके सीएम ने सहयोग न करके वैक्सीनेशन की स्पीड को रोका। पर उस समय हम सभी जानते हैं, जितनी हमारी कंजम्पशन थी, जितना साइंटिफिक और डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन थी, उसके हिसाब से हमारे पास स्टॉक बहुत ज्यादा था। इसीलिए विदेशों को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हमने सपोर्ट किया। लेकिन जैसे ही हमारे यहाँ पे ऑल ऑफ सडन ये राज हुआ, और हमें पता है कि कहाँ से राज हुआ, कहाँ पे एपिक सेंटर था, महाराष्ट्र एपिक सेंटर था। महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। आज आदरणीय मनमोहन सिंह जी सीएम साहब को टिप्स देते, अच्छी बात है, स्वागत करते। क्या वो टिप्स महाराष्ट्र के सीएम को नहीं दी जा सकती थी? क्या वहां पर जो सरकार चल रही है उसको नहीं दी जा सकती थी? अगर दी जा सकती थी तो वो देते, लेकिन वो मानने वाले नहीं थे, वो राहुल गांधी की नहीं सुनते। इसीलिए इससे पता चलता है ये लोग सिर्फ कहने के लिए, हल्ला मचाने के लिए है, ये करने के लिए कुछ नहीं। आदरणीय पीएम साहब एक सोल्जर की तरह, योद्धा की तरह लगातार काम कर रहे हो। मैं आपको विश्वास दिला दूं कि एज अ टीम हम इस बीमारी को जल्दी खत्म करेंगे, जल्दी इसको ओवरकम करेंगे। हमारे यहाँ पे जो सिस्टम है, जो हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है, उसकी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हेल्थ इज सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट, नॉट द सेंटर। सेंटर मदद करती है, सपोर्ट आपकी बात पूरी करेंगे आपके बात। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद सवाल यही होगा, कोरोना को कंट्रोल करने की कोशिशें की जाती हैं, लेकिन रैलियां लगातार हो रही हैं। छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। गुरुदेव
मेरा नाम जोगिंदर सिंह, हैड ग्रंथी गुरुद्वारा तमतान साहब, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀਂਦ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ 2 ਵਾਰੀ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਥਲ ਸਰ ਕੀਤਾ, ਢਵਾਣਾ ਸਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜਾ ਗਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀਂਦ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਬਨ 750 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो कोरोना को कंट्रोल करने की कोशिशें तो लगभग सभी कर रहे हैं, सरकार पूरी कोशिश कर रही है, स्वास्थ्य विभाग पूरी कोशिशें कर रहा है, लेकिन लापरवाही है जिसकी वजह से अभी तक कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल है। हमारे साथ दोनों मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं लगातार। खेमचंद शर्मा जी, अगला सवाल मेरा आपसे होगा, आपकी जो बात थी उसको बाद में पूरी करेंगे, लेकिन सवाल मेरा ये कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक नुस्खा बताया है, क्या सरकार उस नुस्खे के अनुसार चलेगी? उन्होंने कहा है कि जो टीकाकरण हो रहा है, ये मत देखिए आपकी कितने लोगों को टीका लगा है, ये देखिए कि देश की कितने प्रतिशत आबादी को टीका लग चुका है। क्या इस नुस्खे के अनुसार काम होगा? देखिए, आदरणीय पीएम साहब ने, आदरणीय फॉर्मर पीएम साहब ने लेटर लिखा, हम उसका धन्यवाद करते हैं, लेकिन उनको भी समझना पड़ेगा क्या आज 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हो गया, क्या ये एक अचीवमेंट नहीं है? क्या हमें इसको पॉजिटिवली नहीं लेना चाहिए? क्या हमें इस पर प्राइज नहीं करना चाहिए? क्या इसके लिए हमें अपने जो मेडिकल फैसिलिटीज है, जो सिस्टम है, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, उनका धन्यवाद नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, क्योंकि 130 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन अभी लगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ना ही कोई साइंटिफिकल इसका कोई रिकमेंडेशन है। फेसेज में लग रही है, लगेगी और परसेंटेज भी 100 तक पहुंचेंगे। और हमने जो फेसेज है सक्सेसफुली उनको कंप्लीट किया और आगे भी हम फेसेज को सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे। हमारी वैक्सीनेशन का उत्पादन तेजी से हो, उसका उत्पादन क्षमता बढ़े, उसके लिए भी सरकार ने सारी व्यवस्था कर ली है और मेरे को उम्मीद है कि वैक्सीनेशन फॉर ऑल भी जल्दी ओपन हो जाएगी। और पीएम साहब लगातार इस चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं और आपने देखा पिछले कुछ समय में उन्होंने ऑक्सीजन की सप्लाई सभी स्टेट्स को प्रचुर मात्रा में इसकी व्यवस्था की है और कई स्टेट ट्वीट करके और प्रेस रिलीज करके पीएम साहब का धन्यवाद। ठीक है खेमचंद शर्मा जी, ठीक है, मेरा काउंटर क्वेश्चन सुनिए। ठीक है, अब मेरा काउंटर क्वेश्चन सुनिए। आप कह रहे हैं कि लगातार कोशिशें चल रही है कोरोना को कंट्रोल किया जाए, लगातार कोशिशें चल रही है कि इसको खत्म किया जाए। एक तरफ तो प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि घर में रहिए जितना हो सके, जब तक जरूरत ना हो तब तक घर से बाहर मत निकलिए क्योंकि कोरोना को कंट्रोल करना है। लेकिन हम दूसरी तरफ देख रहे हैं, बंगाल में रैलियां हो रही हैं, हजारों लाखों लोग उसमें जुट रहे हैं, हरिद्वार में कुंभ चल रहा है, उसमें भी लोग एक साथ गंगा स्नान कर रहे हैं, इतने सारे लोग हैं, किसी को नहीं रोका जा रहा। कैसे कंट्रोल होगा कोरोना? अगर सिर्फ बातों से नहीं हो पाएगा ना, वो धरातल पर दिख नहीं पा रहा है। देखिए, दोनों चीज अलग है। कुंभ में ज्यादातर लोग आप देखेंगे
वहाँ पे महीनों से रह रहे हैं और वहीं पे डेरा डाल के रह रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि वहाँ पे जो अखाड़े हैं, साधु संत हैं, वो महीनों से वहाँ पे पहले पहुंच चुके थे। जब वो स्थान पे एक स्थान पे रह रहे हैं, उनकी टेस्टिंग हुई और रिपोर्ट लेने के बाद ही मेले में लोगों को आने दिया जा रहा है। तो वहाँ पे कुंभ की वजह से कोई चीजें बिगड़ रही, ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में कोई आप इसको नहीं नकार सकते, आप इसको नहीं नकार सकते कि कुंभ के ही जो महामंडलेश्वर हैं, एक महामंडलेश्वर की मौत हो चुकी है कोरोना की वजह से। और मैं आपको कल का ही आंकड़ा बता रही हूँ, 60 से 70 साधु संत कोरोना पॉजिटिव कुंभ में आए हैं। तो इस आंकड़े को नहीं नकारा जा सकता। अब बात समझिए, अब मेरी बात समझिए। दिल्ली में तो कोई कुंभ नहीं है, दिल्ली में 30,000 आंकड़े आए। उत्तराखंड में लाखों लोग हैं। अगर वहाँ पे कुछ 100 के नंबर में आंकड़े आते हैं, कुछ लोगों को कोविड होता है, कुछ लोग एक्सपायर हो जाते हैं, तो उसको हम इशू नहीं बना सकते, उसको हम उसका रीजन नहीं बता सकते। जान की कीमत तो होती है ना, इंसान की जान की कीमत तो होती है ना। अगर किसी एक को भी होता है, एक मिनट, अगर किसी एक को भी होता है तो कीमत उसकी भी चुकानी पड़ेगी, काउंट तो उसको भी करना पड़ेगा। सम्मान के साथ, आपको आदर के साथ, सम्मान के साथ मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या कुंभ नहीं होता और वो लोग अपने स्थान में होते जो आदरणीय अभी साधु मारे गए, वो मध्य प्रदेश में होते, क्या वहाँ मध्य प्रदेश में उनको कोविड नहीं हो सकता था? मध्य प्रदेश में आज भी कोविड है, तो वहाँ पे तो कुंभ है नहीं। तो कुंभ को हम डिफेम ना करें, वहाँ पे स्थिति कंट्रोल में है, उसकी वजह से कोई परेशानी नहीं। कोई स्थिति कंट्रोल में नहीं है, कोई स्थिति कंट्रोल में नहीं है और उसको डिफेंड करना भी पड़ेगा। केवल ढींगरा जी जवाब दीजिए। ठीक है, आती हूँ आपके पास, आती हूँ, क्योंकि स्थिति आपने दूसरा क्वेश्चन और किया था, ढींगरा साहब से ले लेना। ठीक है, बोलिए। की बात रही, रैलियों में मानता हूं कि सभी पार्टियों ने गलतियां की, लेकिन अभी आप देखेंगे बसपा में रैली, पीएम साहब की रैली हुई है, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग से लोगों को बैठा है, प्रॉपर मास्क वहां पे लगे हुए हैं, प्रॉपर चीजों को वहां पे मेंटेन किया जा रहा है। अगर विल पावर है तो रैलियों में भी सोशल, अब तक की तस्वीरें हैं हमारे पास, खेमचंद शर्मा जी, तस्वीरें हैं हमारे पास। आप पहले पूरी बात सुनिए मैडम, मैंने माना पीछे गलतियां सारी पार्टियों की वजह से हुई है और उस समय वहां पे प्रॉब्लम भी इतनी बड़ी नहीं थी, तो गलतियां लोगों से हुई है, लेकिन बिल पावर हो तो इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है। अभी बसपा में जो रैलियां हो रही हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क में प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है। ये पीएम की रिसेंट रैली में हमने सभी ने देखा भी है। केवल ढींगरा जी जवाब दीजिए। कुंभ को लेकर सवाल किया जाता है तो वहां पर आस्था का जवाब आ जाता है। अब बंगाल को लेकर सवाल किया जाता है तो वहां पर फिर इलेक्शन है, इसलिए पहले गलती हो गई लेकिन अब उसको सुधारने की कोशिश की जा रही है। बोलिए केवल ढींगरा जी। नहीं, देखिए बात यह है कि कुंभ को परमिशन सरकार ने दी, उस समय सरकार ने कोरोना के बारे में क्यों नहीं सोचा। दूसरी बात जो है, इलेक्शन कमीशन ने जो अगर बात करी कि इलेक्शन कराने चाहिए, तो क्या उन्होंने स्टेट के साथ जो हमारी सेंटर सरकार है उसके साथ कोई मीटिंग या कोई बातचीत रखी होगी? तो सेंटर सरकार की हाँ हुई होगी, इलेक्शन करा लो, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, तभी तो इलेक्शन हुआ। दूसरी बात, जहां तक अभी कह रहे थे कि हमने इतने डोज लगाई, 10% हमने डोज लगाई, लोगों को बड़ा ताली मार के उनका स्वागत करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन दूसरे देशों का अगर मैं उदाहरण दूं तो आज 70% लोगों को मेडिसिन लग चुकी है, कोरोना की डोज लग चुकी है। फिर ये ताली मारना फीका पड़ जाता है, क्योंकि 70% जहां दूसरी कंट्रियों में डोज लग चुकी है और हमारे यहाँ 10% लगी है, और हमारे यहाँ जो देश है वो 135 करोड़ का है, और जो दूसरे कंट्री में कोई 3 करोड़ का है, कोई 4 करोड़ का है, कोई 5 करोड़ का है, कोई 50 करोड़ का है, कोई 20 करोड़ का है। तो आप ये भी काउंट करिए कि उसमें 70% लोगों को मेडिसिन लग चुकी है कोरोना की, और ये लोग 10% पे ताली पिटवाना चाहते हैं, और ताली पिटवाने के लिए ये शाबाशी भी देना चाहते हैं, क्योंकि ये दवाई और वो मेडिसिन जो है उन लोगों को प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से 10% लगी है। तो ये दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो ये हमारे देश के लोगों के मुंह के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा मार रही है। ठीक है, जवाब दे रहे हैं आपका। लोगों को सुनिए मैडम, हाँ, बोलिए टाइम दे दिया, मुझे भी थोड़ा सा बोलिए आप पूरी बात रखिए अपनी, बोलिए। मेरी पूरी बात ये है कि इन लोगों ने सारे देश के 135 करोड़ लोगों को अगर 10% को अगर मेडिसिन लगाई है तो वो 13 करोड़ लोग हुए सिर्फ। बाकी के लोगों को मेडिसिन कब लगेगी? जब मेडिसिन होगी इनके पास। मेडिसिन निर्यात हो चुकी है, मेडिसिन नहीं बनेगी और मेडिसिन फिर लगेगी, और ये 4 साल 5 साल कोरोना का गाना गाते रहेंगे। इसी तरह से हमारे लोग धक्के खाते रहेंगे और फिर ये इलेक्शन में पहुंच जाएंगे। इन्होंने अपने रूल जो है सारे कोरोना काल में पास कराने का चक्कर बना रखा है। जैसे किसानों को कोरोना काल के अंदर ध्वनि मत से पास कर दिया, उनका कानून, अभी बिजली का कानून ला रहे हैं, दूसरे कानून ला रहे हैं। ये देश के साथ धोखा कर रही है लोग, जनता जो है ये इनके धोखे के अंदर फंस रही है, और ये सरकार धोखा देके
सभी लोगों को लूट रही है और उनके मुंह पे तमाचा मार रही है। इस सरकार ने जितना बड़ा तमाचा 2 लोगों ने, मोदी और अमित शाह ने, लोगों का गला घूट के मारा है, ऐसी कोई सरकार ना कभी आई ना कभी आएगी। ठीक है, जवाब दीजिए खेमचंद जी। साहब अपने जवाब से फंस गए। वो कह रहे हैं 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ के लोगों वाले देशों ने अभी 60 से 70% ही वैक्सीनेशन किया है। और वो देश कौन से? यूरोप के देश हैं, वो देश पैसे वाले देश हैं, वो देश विकसित देश हैं, वो देश वो हैं जो खुल के कहते हैं कि हमारे यहाँ पे हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेस्ट है। वो भी 70% लोगों, इनके टर्म में, परसेंटेज की टर्म में 70% लोगों को वो टीकाकरण कर पाए। मतलब हमारे देश में जितना टीकाकरण हुआ है, कई ऐसे देशों को मिला लो तो भी उससे कम टीकाकरण यूरोप में टीकाकरण होता है। ये उपलब्धि इनको समझ में नहीं आती, ये स्पीड इनको समझ में नहीं आती। आज वैक्सीनेशन की सबसे तेज स्पीड भारत में है, पूरे विश्व में। अपने देश में मेडिसिन क्यों नहीं? पूरे विश्व में है, वो आपको समझ में नहीं आता। अमीर देशों से ज्यादा तेजी से, अमीर देशों से ज्यादा लोगों को अपने यहाँ पे वैक्सीनेशन लगी है, आपको वो समझ में नहीं आता। आप तो पहले जो वैक्सीनेशन शुरू हुई, मोदी वैक्सीन है, बीजेपी वैक्सीन है, नहीं लगवाना चाहिए। खेमचंद शर्मा जी, खेमचंद शर्मा जी, सवाल सुन लीजिए क्योंकि समय भी कम है, समय भी कम है। खेमचंद शर्मा जी, लास्ट सवाल सुन लीजिए। महाराष्ट्र को वैक्सीन और ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल पा रही है? वहां की सरकार क्यों बार बार वहां की सरकार को चिट्ठी लिखनी पड़ती है? देखिए, नाच न जाना आंगन टेढ़ा वाला हिसाब है महाराष्ट्र के साथ, उनको काम करना नहीं है। ठीक है, आती हूँ केवल जी, आती हूँ आपके पास है। 1 करोड़ 10 लाख वैक्सीन वहाँ पे लग चुकी है, नहीं देते तो कहाँ से लगते हैं? वहाँ पे आज 1200 से ज्यादा आज नए वेंटिलेटर महाराष्ट्र को दिए गए, अनइंटरप्टेड उनको ऑक्सीजन मिलने की व्यवस्था। उद्धव ठाकरे झूठ बोल रहे हैं क्या? खेमचंद जी, उद्धव ठाकरे झूठ बोल रहे हैं क्या? पहले सुनिए मेरी बात, उद्धव ठाकरे झूठ बोल रहे हैं क्या? ही झूठ बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे मतलब कोई वैक्सीन या ऑक्सीजन मांग रहा है तो वो झूठ बोल रहा है केवल। ठीक है, ऑक्सीजन मांग रहा है। ठीक है, केवल ढींगरा जी बोलिए। ठीक है, समय की कमी है, उनका भी लास्ट रिएक्शन रखा। ठीक है, खेमचंद जी, सुन लिया आपकी बात। केवल ढींगरा जी बोलिए। अब वो कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे झूठ बोल रहे हैं, अब से नहीं बल्कि वो तो शुरुआत से झूठ बोलते आए हैं। देखिए, मैं इनसे ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहा, मैं इनसे मेडिसिन की बात कर रहा हूँ। कोवैक्सीन और कोविशील्ड मेडिसिन का निर्यात क्यों किया गया? अगर आप सारे देश को कोवैक्सीन और कोविशील्ड लगा देते हैं, उनको हर आदमी को एंटीबॉडी बना देते हैं, तो फिर उसके बाद कोरोना खत्म हो जाएगा। वही कोरोना खत्म नहीं करना चाह रहे आप तो उसको ऑक्सीजन का बहाना, ऑक्सीजन की बात अलग है क्योंकि अब जो लोग ज्यादा। ठीक है, समय की कमी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑक्सीजन की भी देश में कमी हो चुकी है, वेंटिलेटर की देश में कमी हो चुकी है और वैक्सीन की भी देश में कमी हो चुकी है। राज्य सरकारें केंद्र सरकार से मांगती है, लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है। राष्ट्रधर्म में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है।